नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर एबीपी गंगा इस वक्त आपको दे रहा है। एसटीएफ ने देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शिमला बाईपास से हिरासत में लिए गए हैं संदिग्ध। पंजाब पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोस्तों के साथ हेमकुंड साहिब जा रहे थे ये सस्पेक्ट। पंजाब पुलिस सभी संदिग्धों को अपने साथ लेकर गई है। देहरादून की नया गांव चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश मौजूद होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। 6 संदिग्धों को पकड़ा है और इसके बाद पंजाब पुलिस इन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर। देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है एसटीएफ और पंजाब पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में। शिमला बाईपास से देहरादून कनेक्शन दिखाई दे रहा है मूसेवाला मर्डर का। हेमकुंड साहिब की तरफ जा रहे थे लोग। एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 6 संदिग्धों को पकड़ लिया है। कल हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, और देहरादून से इसी संबंध में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा पर। शिमला बाईपास के पास नया गांव चौकी के मामले में हेमकुंड यात्रा पर अपने सहयोगियों के साथ निकले थे आरोपी। जब इन्हें पकड़ा है यहां पर एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में, अपनी संयुक्त कार्रवाई में। पंजाब पुलिस इन 6 संदिग्धों को लेकर पंजाब रवाना हो गई है। देहरादून कनेक्शन मूसेवाला की हत्या का एसटीएफ और पंजाब पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन। पकड़े गए संदिग्धों को अपने साथ पंजाब लेकर गई है पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता रवि केंतुरा वहां से जुड़ गए हैं। वो इस पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन पर और इन 6 संदिग्धों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बताइए रवि, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए नया गांव एक क्षेत्र है जो कि थाना पटेल नगर के अंतर्गत आता है और ये पंजाब से ही एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। एसटीएफ ने यहाँ पर कार्रवाई की है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 2 ऐसी गाड़ियां थी जो पंजाब नंबर की गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को रोका गया है। एसटीएफ का ये मानना है कि इसमें वो संदिग्ध थे जिस तरीके की सूचना मिली थी। तो ऐसे 6 लोग हैं जिनको एसटीएफ ने अरेस्ट किया और इनको जो है जो नया गाँव चौकी है वहाँ पर रखा गया था। पंजाब पुलिस को इससे सूचना दी गई। पंजाब पुलिस देहरादून पहुंच गई है और यहाँ से जो संदिग्ध लोग थे उन सभी को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस उनसे कुछ एक ऐसे स्थान पर अभी बातचीत कर रही है, उनसे कई चीज़ें खंगालने की कोशिश कर रही है कि इस मसले से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका इससे क्या कनेक्शन है, कि ये सीधे सीधे इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं या फिर इनको सहयोग देने वालों में से हैं। तो ऐसे में तमाम अभी जो 6 लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है और ये काफ़ी संवेदनशील मामला भी है। इस वजह से अभी एसटीएफ की ओर से कोई ऐसी ऑफिशियल अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि 2 गाड़ियां थी जिनको एसटीएफ उत्तराखंड ने रोका और यहाँ पर खुद एसएसपी वहाँ पर मौजूद थे, एसटीएफ अजय सिंह, वो इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर जिन लोगों को रोका गया है ये सूचना पंजाब से ही यहाँ के कुछ पुलिस के अधिकारियों को मिली थी कि ये लोग यहाँ पर यात्रा करके वापस लौट रहे हैं या फिर कुछ लोग इसमें ऐसे थे जो कि यात्रा की ओर जा रहे थे। तो ऐसे में सूचना पर इनको रोका गया है। पंजाब की ही ये 2 गाड़ियाँ हैं और जहाँ पर 6 लोग जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पूरी पूछताछ की जा रही है कि इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है और इसमें जो लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग की गई है, जिनको हिरासत में लिया गया है, इनका कैसा कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, तो सब पूरी पूछताछ की जा रही है। ये संयुक्त कार्रवाई हुई है एसटीएफ उत्तराखंड और यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसकी कार्रवाई हुई है। धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। और इसी बीच में पंजाब पुलिस देहरादून पहुंच चुकी है। एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। ये इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट। अब 4 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मामला है। ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मामला, सुनवाई आज की खत्म। 4 जुलाई अगली तारीख। अभी तो उनकी बहस बाकी है। क्या हो गया भाई, बोलिए ना क्या हो गया? ऐसा करिए सुनिए पहले आप लोग। अभी उनकी पूरी नहीं हुई है, इसलिए 4 जुलाई को उन्होंने डेट दे दिया है और सीडी के लिए उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर अभी पास करेंगे
किन शर्तों के साथ वो सीडी रिलीज करेंगे ये आज बता दूं। हाँ बिल्कुल पंडित जी थोड़ा जगह देते रहिए, जगह देते कहा कि हम 30 तारीख को बहस कंप्लीट नहीं कल अपनी बहस कंप्लीट नहीं, आज एक कॉमन ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए इस मामले की अगली तारीख 4 जुलाई है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की, उनकी बहस कंप्लीट नहीं हो पाई। उन्होंने ये कहा कि कल भी वो बहस करने में असमर्थ हैं और जून की में छुट्टियां रहेंगी, उसमें बहस हो नहीं सकती है। इसलिए अब इस मामले की अगली तारीख 4 जुलाई है। और जहां तक वीडियोग्राफर सीडी देने का बात है तो कोर्ट ने कहा हम वीडियोग्राफर सीडी पार्टीज को जरूर देंगे, उसके लिए आज डिटेल्ड ऑर्डर फॉलो करेंगे। विष्णु मुस्लिम पक्ष का यही कहना था बेसिकली कि ये केस बार्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बिना पे नहीं चल सकता है। और भी उन्होंने बातें रखी कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो डिफाइंड नहीं है, डिवोटीज आ गए हैं, ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया नहीं है, उनकी ये सारी बातें थी। जब हमारा मौका मिलेगा उसको हम डिटेलली उसको जवाब देंगे। देखिए ये मीडिया में गलत नोशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की डेडलाइन नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब ऑर्डर 7 रूल 11 डिसाइड हो जाएगा तो जिस दिन से डिसाइड हो जाएगा उस दिन से 8 हफ्ते तक इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी डेडलाइन नहीं थी कि 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड होना है। अच्छा, आज मुस्लिम पक्ष की दलीलें खासतौर पे ये कहा गया कि वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं जी नहीं, आज मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि दीन मोहम्मद के केस में इसको सुन्नी हनाफी वक्फ डिक्लेयर किया है। और साथ ही साथ पैरा 40 भी उन्होंने पढ़ा जिसमें लिखा गया कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जो गलत है। और साथ ही साथ ये भी कोर्ट को पॉइंट आउट किया गया कि दीन मोहम्मद के जजमेंट में हिंदूज पार्टी नहीं थे। तो ये सारी बातें अपना डिटेल जो हमारा जवाब है वो हम फाइल करेंगे, कोर्ट में फाइल किया भी हुआ है। और जब हमारा मौका आएगा तो हम बहस भी करेंगे। आज सिर्फ मुस्लिम पक्ष की बहस थी, उनकी बहस में आज उन्होंने प्लेंट की पैरा नंबर 36 तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है जब आगे आने वाले समय में 4 जुलाई को अपनी बहस शुरू करेंगे उसके 1 या 2 दिन में वो खत्म कर पाएंगे। आप लोग की तैयारी क्या क्या देखिए, इसको स्टेटस है ये कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। अगर कोई हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वो कभी भी वक्फ नहीं हो सकती है। और जो दीन मोहम्मद का जजमेंट है वो हमने पहले भी कहा है गलत है। हाई कोर्ट से जो एक पोर्शन दीन मोहम्मद का है उसको वक्फ नहीं माना गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीन मोहम्मद के केस में कोई भी हिंदू समाज का आदमी पार्टी नहीं था। उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन भी दी गई कि हमें पार्टी बनाया जाए, उसमें भी हम पार्टी नहीं बनाए गए। तो दीन मोहम्मद का जजमेंट हम पे तो बाइंडिंग नहीं है, पर जितना एरिया दीन मोहम्मद के जजमेंट में वो हार चुके हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो हमें दे, ये दूसरा इसका पहलू है। नहीं, दीन मोहम्मद के जजमेंट में सिर्फ ब्रिटिश सरकार पार्टी थी और अंजुमन इंतजामिया और दीन मोहम्मद, ये 3 लोग पार्टी थे। हिंदू समाज का कोई आदमी उसमें पार्टी था ही नहीं। इनफैक्ट एप्लीकेशन भी दी गई थी उसको पार्टी बनाने की, जिसमें उनको पार्टी नहीं बनाया गया, हाईकोर्ट तक पार्टी नहीं बनाया गया। तो वो जजमेंट इंटर सी मुस्लिम से वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। पर दीन मोहम्मद के जजमेंट में मस्जिद के पोर्शन के अलावा जो पोर्शन वक्फ नहीं होल्ड किया पहले वो तो दे दें। तो ये सारी बातें हैं, जब हमारी मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। मैंने वही बताया, जो वीडियो फोटोग्राफ्स की बात है, कोर्ट ने कहा है कि वीडियो फोटोग्राफ्स हम पार्टी को जरूर देंगे, उसके बिना तो ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल हो सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उस पर क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, नहीं होंगी, वो कोर्ट अपने डिटेल्ड ऑर्डर शर्तों की संभावना नहीं, आज कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर आज पास करेंगे उस पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पे, और उसके बाद वो पार्टीज को मिला जाए। ये बात तय है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई है वो इस केस के पक्षकारों को मिलेगी। शर्त भी लागू होगी। बहुत सारी एप्लीकेशन आई पक्षकार ने, ओपनिंग ही नहीं करी, छोड़ दो। वो बता रहे थे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो बता रहे थे कि आज भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी, लेकिन आज भी उनकी दलीलें, उनके आर्गुमेंट्स पूरे नहीं हो पाए। इसलिए अब जून की छुट्टी के बाद 4 जुलाई को अगली तारीख दी गई है कोर्ट के द्वारा। और नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बहुत साफ है 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन कॉपीज दिए जाने के संबंध में सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की आदेश डिटेल कब तक आएगा कोर्ट का? नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश वहां पर मौजूद है जिला अदालत के ठीक बाहर, हम नीतीश से बात करेंगे। संपत्ति है
जी पर क्या कहेंगे जो देखिए वो अपने आर्गुमेंट में खुद ही फंस गए, क्योंकि पैरा नंबर 40 में दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्ष दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। दीन मोहम्मद के जजमेंट में कोई भी हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, ये भी हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया है। तो वो जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हम रखेंगे जब कोर्ट के सामने हमारा मौका आएगा। अगर बात की जाए तो वर्षी पैक जिस तरह से लागू होता है या नहीं होता है, भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफी गढ़ी गई हैं। जी देखिए कुछ कहानियां बता सकते हैं। देखिए आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रावण के जीवन अंत के समय भी भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से जाके उनसे ज्ञान लो। तो वो ये कोर्ट को कह रहे थे कि हमें तो इन लोगों से ज्ञान लेना है। तो मैंने कोर्ट को बताया इस केस में रावण हम नहीं है, इस केस में रावण कौन है यह भी निर्धारित होना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि अभय यादव जी काफी उग्र आवाज में बहस की और जिला जज गुस्से में उनको कहे, तब जाके अभय यादव जी देखिए कोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, वकील अपनी बात अपने अंदाज में रखता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का, हमें पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का। उनके आज आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो 4 तारीख को अपने आर्गुमेंट 4 जुलाई को क्या होगा? 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू करेगा मेंटेनेबिलिटी पे। सर वीडियो और फोटोज के लेकर क्या बोला? मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि वीडियो और फोटोग्राफ्स के लिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो फोटोग्राफ पार्टीज को वो मुहैया कराएंगे, पर क्या कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें होंगी, वो कोर्ट बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उस पर आज कोई बहस नहीं हुई। आपने क्या जी सुने गए, उस पर भी कोई आपत्ति आपको? देखिए हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की बहस पूरी करें, हम अपनी बहस पूरी करें और कोर्ट का फैसला आए मेंटेनेबिलिटी पे, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। लेकिन 4 जुलाई को चला गया, 8 हफ्ते का। देखिए क्योंकि कल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय नहीं दिया था, ये मिसनोमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 7/11 की सुनवाई हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर सीलिंग का उसके 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष अपनी जब बहस कर लेगा 4 जुलाई को, तो उसके बाद अब तो पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मामला डिसाइड हो। क्या बहस की गई, क्या कहा गया? मैंने बताया आज मुस्लिम पक्ष ने हमारी प्लेन के 36 पैरा पढ़े। उनका ये कहना था कि दीन मोहम्मद के जजमेंट में ये होल्ड हो चुका है कि ये हनाफी वफ मस्जिद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोई मंदिर गिराई नहीं गई है और जो डिवोटीज आए हैं इनका कोई अधिकार नहीं है, 180 की एप्लीकेशंस नहीं लगाई गई हैं। ये सारी बातों का जवाब हमने नोट कर लिया है और जब हमारा टाइम आएगा तो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मीडिया को बताया कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें आज भी समाप्त नहीं हुई हैं। इस केस की पोषणीयता पर, इसकी मेंटेनेबिलिटी पर बहस आगे भी जारी रहेगी और मुस्लिम पक्ष 4 जुलाई की अगली तारीख को भी अपनी बहस को आगे बढ़ाएगा। आज 36 पैरा तक मुस्लिम बहस ने पढ़ा जो अर्जी है हिंदू पक्ष की, और उस पर अपना पक्ष रखा, अपनी दलीलें रखी, और 4 जुलाई अगली तारीख है। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, ये बात तो बहुत साफ हो गई, विष्णु जैन ने बहुत साफ कर दी कि अगली तारीख 4 जुलाई है और 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ही अपनी दलीलें आगे बढ़ाएगा। मेंटेनेबिलिटी पर जो उनका आर्गुमेंट है, जो उनकी दलीलें हैं, वो 4 जुलाई को भी आगे बढ़ेंगी मुस्लिम पक्ष की। लेकिन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे की जो है उसको मुहैया कराने के लिए जो आदेश आना है कोर्ट का, वो कब तक आएगा? वो आज ही आएगा या किसी और दिन भी आ सकता है? नीतीश, नीतीश आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश से हम बात करेंगे। नीतीश चूंकि लगातार लोगों के बीच में है, वहां पर जो वकील साहिबान निकले हैं इस आज की सुनवाई के बाद से उनसे बात करने में व्यस्त हैं, और इसलिए हम उनसे बात जरूर करेंगे और जानेंगे कि अभी आज कोर्ट क्या कोई और भी ऑर्डर दे सकता है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे की रिलीज करने के संबंध में। किन शर्तों के साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पक्षों को मुहैया कराई जाए, कोर्ट इस पर आदेश दे सकता है। और अब आपको सीधा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। माइक्रोसाइट में जाकर के गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में एक जानकारी हासिल करेगा। इसमें इसी माइक्रोसाइट में है
प्ले एंड लर्न। इसी माइक्रो साइट में आपने देखा, अभी उन्होंने परिचय में बताया कि स्क्रैच करो, क्विज़ खेलो, क्विज़ के माध्यम से आप अपने स्कोर बढ़ाओ और स्कोर बढ़ाते हुए यू कैन रीच अ पर्टिकुलर लेवल। तो यूथ इंडिया को इनोवेशन के माध्यम से, इस माइक्रो साइट के माध्यम से कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किया है और उसकी राइट इन्फॉर्मेशन और उसको जानने के साथ साथ एक गेम के तरीके से खेलने का इस वेबसाइट में प्रयोजन किया गया है। तो इसके साथ साथ जो हमारे बेनिफिशियरीज़ हैं उनको इस सैचुरेशन पॉइंट तक हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ कैसे पहुंच सकते हैं, वो जिन जिन बेनिफिशियरीज से मिलते हैं उनके वीडियोस वो अपलोड करके इसमें डाल सकते हैं, वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि एमपीज़ और एमएलएज़ भी इस माइक्रो साइट का उपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्र में बेनिफिशियरीज के सैचुरेशन पॉइंट को, यानी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए, और एमपी और एमएलए हमारे कितना इसका काम कर पा रहे हैं, इसको हमें जानने के लिए यह माइक्रो साइट बहुत ही लाभकारी होगी। यानी वी आर ट्राइंग कि इस इनोवेशन के माध्यम से हम पार्टिसिपेटिव बनाएं और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हुए लास्ट माइल डिलीवरी में अपना उपयोग कर सकें। यह इसमें करने का उपयोग किया गया है। तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी इस वेबसाइट के बारे में, एक बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज जब हम इस संवाददाता सम्मेलन में एकत्र आए हैं तो हम देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आज़ादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, ये मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारे कार्यक्रमों को गवर्न करने के लिए किस दिशा में जाना है उसका एक तरीके से कहिएगा कि यह इस बैकग्राउंड में उन्होंने चलने का निर्णय किया है। ये हमको इसमें से समझ में आता है। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी a proactive government, today we see pro-responsive government, और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है। जो समाज है उसको मजबूती करने के लिए यह कमजोर है की बात करते हैं तो आप कल्चर वाली सरकार, 8 साल सेवा और सुशासन पर जोर रहा। प्रधानमंत्री मोदी को देश की गरीबों की चिंता है। सेवा और सुशासन मोदी सरकार के काम करने का तरीका है, ये कोई शब्द नहीं है, कहीं से ढूंढ कर नहीं लाए गए और यही किया गया है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रेस से बातचीत कर रहे हैं। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी दौरान उन्होंने बातें कही हैं। तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीजें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए और जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए, इसको कन्फ्रंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है।
और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। अगर इसी में हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और उसके साथ जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी उसी तरफ जाती हैं जो महिलाओं को और युवाओं को सशक्तिकरण देता है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और आप सब जानते हैं कि उसका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। अगर अंत्योदय की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का विषय, उसको हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से आगे रखने का प्रयास किया है। नेशन फर्स्ट ये कहने के लिए नहीं था, मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा कि हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे नेशन फर्स्ट की तरफ हमारी पॉलिसीज डायरेक्ट हुई, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो बदलाव की कहानी है, यही हमारी प्रगति की निशानी रही है। पहले स्कीम्स कागज पर बनती थी, मैं एक लंबे समय तक एमएलए भी रहा हूं, मुझे मालूम है जमीन पर कैसे काम होता था। कागज पर स्कीम बनती थी, कागज पर ही इंप्लीमेंट हो जाती थी और कागज पर ही उद्घाटन हो जाता था। आज डिक्लेरेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। नीचे तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो इकोनॉमी की चर्चा हम करते हैं तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हमारे आईएमएफ ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया। दैट मीन्स 12% लोग बीपीएल के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। उसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्शन रहा कि जहां अति गरीब की संख्या 1% थी, वो भी रिड्यूस होकर के 0.8% आ गई है और उसको भी स्टेबल रखा है। ये सारी कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के आपदा में और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की बात करें तो वो डबल हो गई है। और मैं आंकड़ों में आपको रख रहा हूँ, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि एक गो थ्रू हो जाए सो दैट आपकी मेमोरी लेन में भी वो रिफ्रेश हो जाए। फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। $300 बिलियन US डॉलर्स से बढ़कर के $600 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, जस्ट डबल्ड। उसी तरीके से आप देखिए प्राइमरी स्कूल्स, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 70 सालों में शिक्षा विभाग ने 6,37,000 स्कूल्स बनाए थे और हमारे इस 8 सालों में 6.53 लाख हमारे प्राइमरी स्कूल्स बने हैं। इसलिए यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से जहां हम आगे बढ़े हैं, वहीं पर पर्सन की प्रॉफिट, वो भी इनकम भी डबल हुई है। 2014 में हमारी पर ईयर इनकम एवरेज वाज 79,000, टुडे इट इज 1,50,000। और ये मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ रख रहा हूं इसलिए कि आपको स्टैटिस्टिकली समझ में आए कि व्हाट डिफरेंस मोदी गवर्नमेंट हैज मेड। उसी तरीके से अगर हम देखें प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स, तो ये 255 मिलियन टन से बढ़ करके 316.06 मिलियन टन हो गया है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अभी जो ये लास्ट फिस्कल ईयर गया, इसमें $418 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। यानी नाउ India has become a major exporter country। $418 बिलियन का हमारे यहाँ वो हुआ है। IMF का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है, वो जहाँ अमेरिका का 4.4 है तो इंडिया का 8.2% है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन हमारा कैसा है। एग्रीकल्चर में हमने जो प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट्स में, जो हम एक्सपोर्ट्स में वो 23% का इंक्रीज है। और एग्रीकल्चर बजट 23,000 करोड़ का होता था, आज 1,23,000 करोड़ प्लस है, यानी 10 टाइम्स से ज़्यादा उसकी इंक्रीज हुई है। वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
उसी तरीके से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह भी डबल हुआ है। 112.33 लाख करोड़ था इन 2014, नाउ इट इज़ 232 लाख करोड़। ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम $500 बिलियन यानी 500 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और दिस इज 65% इंक्रीज। ये 65% की उछाल है, 65% इसमें बढ़ा है। GST कलेक्शन 1,67,000 लास्ट क्वार्टर में गया है, और यह भी अपने आप में रिकॉर्ड कलेक्शन है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 2022 के बाद हमारे पास 2020 के बाद स्टैटिस्टिक्स नहीं आए हैं, क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वो स्टैटिस्टिक्स निकालना बंद हो गया है। लेकिन लास्ट इज इट स्टार्टेड फ्रॉम वी वर ऑन द 142 नंबर एंड द लास्ट वाज 63, वी हैड रीच 63, और आज 2022 में निश्चित रूप से हम और आगे ही बढ़े होंगे, उसके स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है। उसी तरीके से हमारी $3 ट्रिलियन की US डॉलर्स की इकॉनमी हमारी बनी है, और टारगेट इज $5 ट्रिलियन इकॉनमी हमको बनानी है। तो उस ओर हम प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। 8 वर्षों में क्या बदला है मोदी सरकार के दौरान, ये विस्तार में बता रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा।